स्टूडेंट्स, हम लोग मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर से अपने केमिस्ट्री का शुरुआत करते हैं। ओके, तो एक्चुअली ये हमारे फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। ऐसे हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है। ओके, तो ये हमारा एकदम फर्स्ट चैप्टर है, काफ़ी बेसिक है, इसका हर एक चैप्टर में यूज होता है। इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को हम काफ़ी टाइम देके अच्छे से सीखेंगे। ओके, एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखेंगे। चैप्टर शुरू होने से पहले एक बात बता दूं कि नोट्स बनाने से ज़्यादा ध्यान इस बात पे देना है कि जो बताया जा रहा है वो समझ में आए। जो बताया जा रहा है वो समझ में एक बार में आ जाएगा तो दूसरी बार में भी नोट्स बनाया जा सकता है, बट ऐसा ना हो कि लिखने के चक्कर में हम कुछ समझ ही ना पाएँ और बाद में फिर से देखना पड़े। ओके, तो चलो, तो मेन फोकस करो कि बात को सुनो, ध्यान से सुनोगे तो समझ जाओगे। काफ़ी बेसिक है ये और इजी भी है। ओके, चलो, सबसे पहले बात आता है कि केमिस्ट्री क्या है, उसका स्कोप क्या है। तो केमिस्ट्री तुम जानते हो, जो भी हमारा साइंस होता है उसका ये पार्ट है। इसमें हम क्या करते हैं, हम लोग मैटर, जो भी मैटर है उसके बारे में स्टडी करते हैं। मैटर का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का स्टडी करते हैं। फिर मैटर का कंपोजिशन क्या है, यानी वो किससे बना हुआ है उसको देखते हैं, और उसके ऊपर फिजिकल और केमिकल क्या क्या चेंजेज है जो मैटर के अंदर में हो सकता है, और साथ साथ में हम लोग उसमें एनर्जी के चेंजेज भी देखते हैं। तो ये सारे चीज़ों को स्टडी हम किस में करते हैं, केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ सब्सटेंसेस, देयर प्रॉपर्टीज़, देयर स्ट्रक्चर एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसा किसने बोला था, लिनस पॉलिंग नाम के साइंटिस्ट ने कहा था कि केमिस्ट्री क्या है, दिस इज़ साइंस ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब कोई भी पदार्थ, मटेरियल, उसकी प्रॉपर्टी, उसका स्ट्रक्चर और उसके ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाने का जो प्रोसेस होता है उसकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, केमिस्ट्री में इसको पढ़ते हैं। ठीक है, अब जो 4 मेन ब्रांच होता है केमिस्ट्री का वो क्या क्या होता है, तो उसमें देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, फिजिकल केमिस्ट्री होता है और एनालिटिकल केमिस्ट्री होता है। ओके, तो बात आता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। तो देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वैसे कंपाउंड को पढ़ते हैं जिसमें कार्बन होता है। ओके, वैसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं जिसमें कार्बन होता है। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन होता है लेकिन उसका स्टडी हम ऑर्गेनिक में नहीं करते हैं। जैसे कि बात उठ के आता है हमारा कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, आइसोसाइनाइड, साइनाइड, कार्बाइड एंड ऑक्साइड ऑफ कार्बन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन सब चीज़ों को छोड़ के बाकी जितने भी कार्बन वाले कंपाउंड्स हैं उसका स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। ठीक है, और मेनली हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते क्या हैं, तो हम देखते हैं कार्बन और हाइड्रोजन से मिल के जो कंपाउंड बनते हैं उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। और हमको देखने को मिलता है कि मेनली हम ऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन्स के बारे में ही पढ़ते हैं। फिर बात आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो ये उन सारे एलिमेंट्स के बारे में डील करता है और उसके कंपाउंड्स के बारे में जो ऑर्गेनिक में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल नॉन एलिमेंट्स, जितने भी नॉन एलिमेंट्स हैं और उसके कंपाउंड, एलिमेंट और उसके कंपाउंड, एक्सेप्ट क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इट इज़ कंसर्न्ड विद द मटीरियल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल, एयर, सी एंड सॉइल। इनऑर्गेनिक में जो नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं वो ऐसे मटेरियल्स के बारे में पढ़ते हैं जो हमको कहाँ से मिलते हैं, जो तो खनिज के रूप में मिले, या हवा में मिलता है, ओशियन में, सी में मिलता है, या सॉइल में मिलता है। तो ये हो गया इनऑर्गेनिक। तीसरा बात आता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है, इट इज़ कंसर्न्ड विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड कंस्टिट्यूशन ऑफ मैटर, द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड थ्योरीज गवर्निंग रिएक्शंस। यानी क्या मतलब हुआ इसका, कि फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग देखते हैं कि जो मैटर है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसका कंस्टिट्यूशन यानी वो बना कैसे है,
वो कैसे एक दो मटेरियल कैसे एक दूसरे से कंबाइन करता है, उसका क्या नियम होता है, लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होता है, और ये जो रिएक्शंस होते हैं दो कंपाउंड्स दो एलिमेंट्स के बीच में, उसके क्या इक्वेशंस हैं, क्या थ्योरी है जो उस इक्वेशंस को देता है। ये सब हम पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। फिर हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि टेम्परेचर, प्रेशर, लाइट, कंसंट्रेशन, इन सब का क्या इफेक्ट होता है किसी भी रिएक्शन के ऊपर। तो ये सब किस में आता है, फिजिकल केमिस्ट्री। और फोर्थ और लास्ट जो है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसमें क्या होता है हम लोग देखते हैं कि इट डील्स विद द वेरियस मेथड्स ऑफ एनालिसिस ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। इसके अंदर नॉर्मली हम लोग दो तरह का जो भी केमिकल सब्सटेंस है उसका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टाइप से एनालिसिस करते हैं। ये भी पढ़ेंगे आगे काफ़ी डिटेल में, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, इसके अंदर हम लोग देखते हैं केमिकल भी और फिजिकल भी टाइप से हम लोग मेथड से एनालिसिस करते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो बात आता है कि जो मॉडर्न पीरियड का मतलब ये नहीं होता है कि 10 साल या 5 साल। कौन कौन इम्पोर्टेंट केमिस्ट हुए, तो देखो लेवाइजर नाम के फ्रेंच केमिस्ट थे, जो केमिस्ट्री में साइंटिस्ट होते हैं उसको केमिस्ट बोला जाता है। तो उसको हम लोग मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर बोलते हैं, मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर बोलते हैं। ही प्रेजेंटेड द एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ कंबसन बाय प्रपोजिंग दैट ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर कंबसन। तो देखो जो लेवाइजर था उसने किसको एक्सप्लेन किया था, कंबसन के प्रोसेस को एक्सप्लेन किया था। उसने ये बताया था कि जो भी कंबसन होता है, दहन जिसको बोलते हैं हिंदी में, बर्निंग, उसके लिए ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है। फिर दूसरे जो साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन। तो देखो जॉन डाल्टन ने क्या पोस्टुलेट किया था कि जो ऑल द एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम। डाल्टन ने बोला कि जितने भी एलिमेंट हैं जैसे कॉपर, आयरन, ये सब एटम से बने हुए हैं। उसने एटम को क्या बोला, उसने एटम को बोला एक टाइनी इंडस्ट्रक्टिबल यूनिट, यानी एकदम छोटा यूनिट जिसको और हम तोड़ नहीं सकते, वो बोला था किसने, डाल्टन ने। बाद में ये गलत हो गया क्योंकि एटम को तोड़ के हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी बना दिया, पर ठीक है। तो डाल्टन ने बोला था कि जो भी एलिमेंट है वो एटम से बना है और जो एटम है वो टाइनी है और इनडेस्ट्रक्टिबल है, यानी इसको और ब्रेक नहीं कर सकते। और ये एटम कंबाइन करके कंपाउंड बनाता है, ठीक है। तो जो भी एटम्स होते हैं एलिमेंट के वो कंबाइन करके कंपाउंड बनाता है और मोलिक्यूल बनाता है। डाल्टन ने क्या प्रपोज किया था कि जो ईच एलिमेंट है, हर एक जो एलिमेंट है वो अपने ही तरह के एटम से बना होता है। यानी अगर कॉपर का है तो कॉपर का एटम जो है दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट होगा, ठीक है। और ये जो डिफरेंस होगा वो मेनली मास के कारण से होगा, ठीक है, ऐसा इसने बोला था। फिर उसने कई सारे एलिमेंट्स का रिलेटिव मास भी निकाला था एटम का, किसने, डाल्टन ने। तो डाल्टन एक बहुत बड़ा काम करके गया था ये केमिस्ट्री के अंदर। फिर बाकी भी साइंटिस्ट हैं जिसका नाम देख सकते हो तुम यहाँ पे। रिक्टर नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था, दिया था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जो हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। प्रॉस्ट ने दिया था लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, ये भी देखेंगे। गै-लुसाक ने दिया था लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैसेस। एवोगाड्रो ने दिया था अपना हाइपोथेसिस जिसका नाम है एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट ने बोला था जो मॉडर्न सिंबल है एलिमेंट्स के लिए वो सबको इंट्रोड्यूस किया था, कॉपर को तुम सी से इंट्रोड्यूस करते हो ऐसे टाइप से। फेराडे ने दिया था लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ग्राहम नाम के साइंटिस्ट ने दिया था गैसियस डिफ्यूज़न, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गैसियस स्टेट में देखेंगे हम लोग। मेंडलीव ने आप भी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका नींव रखा था। आरहेनियस ने आयोनाइजेशन थ्योरी दिया था जो हम लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ेंगे। हेनरी बेकरेल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज करी थी और मैडम क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम का खोज किया था। तो ये हम देखेंगे बारी बारी से, ये सब आएगा केमिस्ट्री में। तो ये सब कुछ मेन साइंटिस्ट थे जो इम्पोर्टेंट काम किए थे केमिस्ट्री के अंदर, और भी काफ़ी सारे हैं बट सबका नाम नहीं ले सकते। अब देखेंगे कि मैटर क्या है और इनर्जी। देखो ये जो मैटर होता है, कोई भी चीज़ जिसके पास मास हो और वो जगह को छेके, ऑक्यूपाई द स्पेस, दैट इज़ मैटर, ठीक है। जो मास है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर,
देखो तो बात ये निकल के आता है कि जो मास क्या है। सबसे पहले बात तो कोई भी मान लो तुम मैटर है, कुछ भी मटेरियल तुमने लिया, उसका कुछ सैंपल लिया, थोड़ा सा लिया, उसका क्वांटिटी दिखाने के लिए कि तुमने कितना मैटर या मटेरियल लिया है, उस पर्टिकुलर सैंपल में कितना मैटर प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर को बोल देते हैं मास। यानी जो मास होता है किसी बॉडी का वो कांस्टेंट रहता है। कहाँ पे ले रहे हैं मास, चांद पे नाप रहे हो, मार्स पे नाप रहे हो, धरती पे नाप रहे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मास डज नॉट चेंज रिगार्डलेस ऑफ वेयर इट इज मेजर्ड। मास कहाँ पे मेजर कर रहे हो उससे चेंज नहीं होता है, राइट। अब देखो वेट, वेट क्या होता है। नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, वेट को जहाँ पे मास रहता है वहाँ पे यूज कर लेते हैं कि 1 किलो वेट है इसका, बट ऐसा नहीं होता है। वेट जो है वो फोर्स दिखाता है कि कोई भी बॉडी को, मान लो अर्थ पे है तो अर्थ का ग्रेविटी उसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है। 1 kg जो कहते हो वो है मास, लेकिन 1 kg के ऊपर जो 10 न्यूटन का फोर्स ग्रेविटी लगाता है वो होता है वेट, राइट। तो जो वेट है वो क्या दिखाता है, फोर्स को, किस, वो फोर्स जिससे ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट हो रहा है अर्थ की तरफ। सही बात है। तो हम लोग वेट को मास की जगह पे नहीं यूज करना चाहिए, ये दोनों का मीनिंग अलग अलग है। अब देखो ये जो मैटर होता है वो इनडेस्ट्रक्टिबल होता है, यानी इसको तोड़ा नहीं जा सकता। इट कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इसको ना तो बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है, बट ये अपने फॉर्म को चेंज कर सकता है। यानी जो टोटल क्वांटिटी होता है मैटर का, यूनिवर्स का, वो कांस्टेंट है। अब इनर्जी किसको बोलते हैं, तो देखो इनर्जी जो बोलते हैं वो है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। काम करने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, उसको हम लोग इनर्जी बोलते हैं, राइट। तो अब देखेंगे मैटर के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैटर को कैसे हमने बंटवारा किया है, क्लासिफाई कैसे किया है। तो मैटर को 2 आधार पे, एक तो फिजिकल के आधार पे और दूसरा केमिकल आधार पे बांटा गया है। फिजिकल आधार पे क्या क्या है, स्टेट ऑफ मैटर जो होता है वो 5 होता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस तो तुमको पता है। 2 और फेज जो होता है, एक होता है प्लाज्मा, होता है कोलाइडल स्टेट। तो देखो कोलाइड का जो स्टेट होता है उसमें जो पार्टिकल का साइज है वो 10 एंगस्ट्रॉम से लेके 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। अब देखो बात उठ के आता है कि 1 एंगस्ट्रॉम किसको बोलते हैं। तो 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 के पावर -10 मीटर। तो कोलाइडल स्टेट में 10 एंगस्ट्रॉम से लेके 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच में साइज तुमको देखने को मिलेगा। दूसरा निकल के आता है कि सॉलिड। तो सॉलिड किसको बोलते हैं, तो तुमको पता है कि वैसे ऑब्जेक्ट, वैसे मैटर जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों डिफिनिट हो। शेप और वॉल्यूम दोनों क्या है, डिफिनिट है, तो इसको हम बोल देते हैं सॉलिड। लिक्विड किसको बोलते हैं, तो देखो इसका शेप जो होता है ना वो डिफिनिट नहीं होता है। शेप जिस बर्तन में रख दोगे उसका रूप ले लेता है। बाटी में रख दिए तो बाटी हो गया, बाल्टी में रख दिए तो बाल्टी का रूप ले लिया, लेकिन वॉल्यूम तो डिफिनिट होता है। तो लिक्विड के केस में वॉल्यूम डिफिनिट है लेकिन शेप डिफिनिट नहीं है। सॉलिड के केस में शेप और वॉल्यूम दोनों डिफिनिट था। तीसरा आता है गैस। गैस के पास ना तो शेप डिफिनिट है ना ही वॉल्यूम डिफिनिट है। थोड़ा सा परफ्यूम रूम में छींट दो तो पूरे रूम में फैल जाता है, और जब बाहर में कर दो तो बाहर में परफ्यूम दे दो तो पूरा बाहर में फैल जाता है। तो उसका जगह भी कितना वॉल्यूम लेगा वो भी कांस्टेंट नहीं होता, वो भी डिफिनिट नहीं था। अब प्लाज्मा, प्लाज्मा में क्या होता है, देखो ये एक्सट्रीम कंडीशन, यानी एक्सट्रीम बहुत ही ज़्यादा कंडीशन में, रेयर कंडीशन में, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, प्रेशर
वैसा हो तो वहाँ पे देखने को मिलता है कि जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस या मैटर बात सेम है, जो सब्सटेंस होता है वो आयोनिक फॉर्म में मिलता है। आयोनिक जानते हो, जिस पे प्लस माइनस चार्ज मिलता है, वैसे फॉर्म में मिलता है। कब? जब कंडीशन काफ़ी एक्सट्रीम हो। तो ये हो गया फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब हम लोग देखेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। अब हम लोग देखेंगे केमिकल। तो देखो, केमिकल जब हम लोग क्लासिफाई करते किसको? मैटर को, तो दो तरीके से बोलते हैं। एक तो बोल देते हैं कि ये प्योर है, दूसरा बोल देते हैं कि ये मिक्सचर है। पहले में बोल दिए कि ये प्योर है, दूसरे में बोल दिए ये क्या है? मिक्सचर है। तो जब ये प्योर बोलते हैं तो प्योर का मतलब क्या होता है कि ये जिस चीज़ से बना हुआ है, इसके जो कंस्टिट्यूएंट हैं, कोई भी मटेरियल जिस चीज़ से बना होता है उसको हम कंस्टिट्यूएंट बोलते हैं। तो प्योर सब्सटेंस के केस में क्या होगा कि इसका जो कंस्टिट्यूएंट का जो रेशियो होगा वो फिक्स रहेगा, फिक्स्ड रेशियो रहेगा। किसका? कंस्टिट्यूएंट के मास का। तो क्या बोल देंगे? प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के अंदर दो चीज़ मिलता है, एक तो एलिमेंट बोलते हैं, दूसरा कंपाउंड बोलते हैं। ये दोनों में ही क्या होता है? रेशियो फिक्स रहेगा, जिस चीज़ से बना रहेगा उसका। तो एलिमेंट में क्या है? तो भैया एलिमेंट को हम लोग और नहीं तोड़ सकते सिंपलर सब्सटेंस में। ये तुमको सिंपलेस्ट सब्सटेंस जो कहोगे वो एलिमेंट है। अब ये मत बोलना कि इसको एटम में तोड़ सकते। हम कह रहे हैं कि एटम तो इस एलिमेंट का है, बट ये सबसे सिंपल जो स्टेट है उसमें तुमको एलिमेंट ही देखने को मिलेगा। कंपाउंड क्या होता है? ये दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट के फिक्स रेशियो बाय मास, जैसे 10 ग्राम टू 20 ग्राम, ऐसे करके कुछ रेशियो रहेगा मास का, उससे मिल के बनता है कौन? कंपाउंड। किससे मिल के? एलिमेंट से मिल के बनता है कंपाउंड। अब बात आता है होमोजीन मिक्सचर में। अब मिक्सचर के दो टाइप होते हैं, एक तो होमोजीनियस है, दूसरा हेटेरोजीनियस। अब होमोजीनियस किसको बोलेंगे? तो इसका होमो का मतलब होता है सेम। अब देखो, ये इसका जो कंपोजिशन होता है ना, ये जो बना हुआ होता है वो थ्रू आउट जो होता है वो सेम रहता है, और तुम बता नहीं पाओगे कि इसका कौन सा कंस्टिट्यूएंट कहाँ प्रेजेंट है, क्योंकि ये सब मिक्स रहता है आपस में। तो इसके जो कंपोनेंट होते हैं जिससे ये बना होता है वो इनडिस्टिंग्विशेबल होता है, यानी तुम इसको अलग अलग नहीं देख सकते। जैसे जो गैस का मिश्रण है, लिक्विड के सॉल्यूशन है। अब पानी में चीनी घुल गया है तो तुम बता सकते हो कि यहाँ पे चीनी है, यहाँ पे पानी है? नहीं, वो मिला हुआ है एकदम बढ़िया से। तो वो हो गया होमोजीनियस। लेकिन पानी में अगर चीनी इधर नीचे बैठा रहे तो बता दोगे, तो वो हो जाएगा हेटेरोजीनियस, राइट? या बालू बैठा, सैंड डाल दिए तुम वाटर में, तो उसका पूरे में कंपोजिशन सेम नहीं रहेगा। एक तरफ पानी है, नीचे बालू बैठा हुआ है, तो वो हेटेरोजीनियस का एग्जाम्पल हो जाएगा कि कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म। तो उसको हम बोल देंगे, सैंड या वाटर को बोल देंगे हेटेरोजीनियस। तो देखो, होमोजीनियस के एग्जाम्पल क्या हो गए? गैसेस, लिक्विड के सॉल्यूशन, एलॉय। एलॉय किसको बोलते हैं? वैसे ही कंपाउंड जो होता है, जो टू एलिमेंट या टू कंपाउंड के, एलॉय। एटमॉस्फेरिक एयर को भी हम लोग होमोजीनियस मानते हैं। ये बात ध्यान देना कि एटमॉस्फेरिक एयर को भी हम लोग होमोजीनियस मानते हैं, कि कहीं पे भी तुम एयर लोगे, तुमको मोस्टली जो इसका एलिमेंट है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी गैस से ये मिलके बना होता है, उसका रेशियो मोर और लेस कहीं से भी लोगे सैंपल तो सेम मिलेगा। इसलिए उसको अब बात निकल के आता है इसमें कि ये जो एलिमेंट और कंपाउंड है उसके, तो एलिमेंट को हम जानते हैं कि इसको फर्दर सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते। इसके 3 पार्ट होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। कंपाउंड का क्या होता है? तो ये 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट के फिक्स रेशियो बाय मास से मिल के बने होने से होता है। तो कंपाउंड 2 तरह के, आयोनिक और कोवैलेंट कंपाउंड। आयोनिक और कोवैलेंट कंपाउंड। तो अब एक बार इसको रिपीट कर लो। देखो, सबसे पहले हमने जो भी हमारा मैटर था उसको हमने 2 भाग में तोड़ दिया। एक तो था फिजिकल और दूसरा था केमिकल।
फिजिकल में क्या दिया था हमने, फिजिकल में हमने क्या दिया था, स्टेट दे दिया था, राइट। फिजिकल में हमने स्टेट तुमको दिखा दिया था, देखो इधर पे, कोलाइड, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। और केमिकल में हमने क्या बोल दिया, दो तरीके का, या तो प्योर होगा या मिक्सचर होगा। प्योर में भी बोल दिया या तो एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा। मिक्सचर में बोल दिया होमोजीनियस होगा या हेट्रोजीनियस होगा। एलिमेंट में हमने बोल दिया 3, मेटोलाइड, मेटल और नॉन मेटल। कंपाउंड में बोल दिया आयोनिक और कोवैलेंट। तो एक बार खुद से ये टेबल भरने की कोशिश करो, राइट, ये आना चाहिए तुमको। अब बात निकल के आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिवर्स। तो देखो यूनिवर्स को हम नॉर्मली दो भाग में तोड़ते हैं। एक बोल देते हैं कि मैटर है, मटेरियल है, दूसरा बोल देते हैं इनर्जी है। मैटर क्या होता है भाई, ये द थिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास, जिसके पास भी मास है और स्पेस छेंकता है, वो हम बोल देते हैं मैटर। उसको अब देखो इसमें एक और चीज़ है कि ये जो मास है उसको हम लोग जो 5 हमारा सेंस ऑर्गन है, क्या क्या है, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा यानी स्किन। तो ये 5 हमारे सेंस ऑर्गन कहलाते हैं। इसके द्वारा अगर हम फील कर सकते हैं, छू के, सूंघ के, देख के, तो उसको हम मैटर बोलते हैं। अभी तुमने देखा मैटर के 2 टाइप थे, फिजिकल क्लासीफाई किया हमने और केमिकल क्लासिफिकेशन किया। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने क्या बोला कि जो उसका फिजिकल स्टेट है, ठीक है, फिजिकल का मतलब होता है कि कैसा शेप है, कैसा क्या है, उसके हिसाब से। तो अगर तुम ऑर्डिनरी यानी सामान्य, एक्सट्रीम केस की बात नहीं कर रहे, सामान्य तापमान और प्रेशर पे देखते हो, तो मैटर के केवल 3 टाइप मिलेंगे तुमको, क्या क्या, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कोलाइड और जो प्लाज्मा था वो एक्सट्रीम केस में तुमको मिलता है। सॉलिड तुम देख ही लिए, सॉलिड किसको बोलेंगे, जिसका वॉल्यूम और शेप दोनों डिफिनिट हो। जैसे एग्जांपल क्या होगा, शुगर यानी चीनी, आयरन, लोहा, सोना, लकड़ी, ये सब का क्या है, शेप भी फिक्स है और वॉल्यूम भी फिक्स है। लिक्विड किसको बोलेंगे भैया, लिक्विड बोलेंगे जिसका वॉल्यूम तो डिफिनिट है लेकिन शेप डिफिनिट नहीं है। ये जिस वेसल में रख दोगे, जिस बर्तन में रख दोगे, उसी का शेप ले लेता है, जैसे वाटर, मिल्क, ऑयल, मरकरी, अल्कोहल। गैस किसको बोलेंगे, इसका नीदर डिफिनिट वॉल्यूम मिलेगा ना ही डिफिनिट शेप मिलेगा, क्योंकि जिस वेसल में रखोगे ये पूरा वेसल को भर देगा। थोड़ा ही गैस डालोगे तो भी भर देगा, बहुत डालोगे तो भी भर देगा। तो दिस इज़ बिकॉज गैस फिलअप मतलब होता है भर देना, द होल वेसल इन विच दे आर पुट। तो जैसे गैस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब हो गया गैस का एग्जाम्पल, राइट। तो अब देखो केमिकल क्लासिफिकेशन तुम देख चुके हो, 2 टाइप था, क्या, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस किसको बोलेंगे, ये ए मटेरियल कंटेनिंग ओनली 1 टाइप ऑफ सब्सटेंस, जिसके अंदर केवल 1 टाइप का सब्सटेंस तुमको मिले, उसको बोलोगे प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। ऐसा नहीं है कि छान के, बॉइलिंग करके, ये सब करके तुम प्योर मैटर था उसको तुम और कुछ दूसरा मैटर, सिंपल वाला मैटर निकाल लिया, ऐसा नहीं होगा। प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल एलिमेंट या कंपाउंड। एलिमेंट क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। अब इसको ऐसा नहीं है कि सोडियम को छान के 2 चीज़ और निकालिए, कैल्शियम और मैग्नीशियम मिल गया, नो, सोडियम से तो सोडियम ही मिलेगा, वही सिंपलेस्ट है। कंपाउंड में क्या है, HCl, H2O, CO2, HNO3। देखो हम कह रहे हैं कि फिजिकल मेथड से सब सेपरेट नहीं किया जा सकता है। फिजिकल मेथड समझते हो, रिएक्शन करा के नहीं, केमिकल रिएक्शन से तो सेपरेट हो जाएगा। फिजिकल का मतलब होता है बॉयल करना, फिल्टर करके छान देना, राइट, प्रेशर बढ़ा देना, इन सब से नहीं होगा ये सेपरेट। कोई रिएक्शन करा दोगे किसी और के साथ तो वो केमिकल मेथड हो जाएगा। तो प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से ये सेपरेट नहीं होगा। अब प्योर सब्सटेंस के 2 टाइप तुमने देखे हैं ऑलरेडी, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट किसको बोलते हैं, जिसमें एक ही टाइप का एटम मिले,
वो प्योर सब्सटेंस जिसके अंदर ओनली वन काइंड ऑफ एटम मिले, एक ही टाइप का एटम है, तो ऐसे एलिमेंट कहलाते हैं। जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटासियम हो गया, इन सब के अंदर केवल तुमको एक ही टाइप का एटम मिलेगा, तो सोडियम का एटम, इसमें मैग्नीशियम का, इसमें कैल्शियम का, इसमें पोटासियम का। तो दीज हैव ओनली वन काइंड ऑफ एटम, राइट। एलिमेंट के भी 3 टाइप कर दिए हमने, क्या क्या, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। और ये बंटवारा हमने एलिमेंट के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए किया है, राइट। अब चलो अब देखेंगे कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? ये भी प्योर सब्सटेंस है जिसके अंदर वन या मोर देन वन काइंड ऑफ एटम हमको देखने को मिलेगा। और ये जो कंबाइन किए हुए हैं, ये जो 2-3 तरह के एटम हैं जो आपस में कंबाइन करके कंपाउंड बनाए हैं, उनका जो मान लो वेट का रेशियो मिलेगा वो फिक्स रेशियो मिल देगा। और इसको हम लोग डिकम्पोज कर सकते हैं सिंपलर सब्सटेंस में बाय द सुटेबल केमिकल मेथड। फिर से बोल रहा हूँ, केमिकल मेथड से डिकम्पोज किया जा सकता है, फिजिकल से नहीं, राइट। अब देखो, मान लो कि हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलके पानी बनाया, तो ये कंपाउंड कहलाएगा, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट कहलाएगा। तो एलिमेंट जब कंबाइन करके कंपाउंड बनाता है तो कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी होता है वो इसका जो कंपोनेंट था, जो एलिमेंट था, उससे अलग होता है, डिफरेंट होता है, राइट। अब अगर तुम H2O में देखोगे तो तुमको पता है कि H2 का 2 ग्राम हो गया और ऑक्सीजन का हो गया 16 ग्राम, राइट। तो इसका जो वेट का जो कंबाइनिंग का जो रेशियो है वो कितना है? तो 2/16 यानी 1:8 के वेट रेशियो में, यानी अगर इनके वेट का तुम रेशियो निकालोगे तो ये आएगा। अब देखो, दूसरे टाइप के कंपाउंड जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी तुम समझ चुके, जो भी हाइड्रोकार्बन होता है, यानी हम ऑर्गेनिक में क्या क्या पढ़ते हैं वो तुम समझ चुके पहले स्लाइड पे, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी हमने बताया तुमको। अब बात निकल के आता है, ये तो हो गया प्योर सब्सटेंस के। आगे हम लोग मिक्सचर देखेंगे। मिक्सचर क्या होता है? ए मटीरियल विच कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। इसके अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस तुमको देखने को मिलेगा, और ये जो मिक्स किया गया है ये किसी भी रेशियो में, एकदम रैंडम रेशियो, ऐसा नहीं फिक्स रेशियो नहीं रहता है कंबाइन करने का, ये रैंडम रेशियो है। चाय में कितना चीनी कौन डालता है वो तो फिक्स नहीं है, कोई कितना भी डाल सकता है, वो तो क्या है, मिक्सचर है। पानी में कितना रंग डालना है, कोई ज़्यादा डालता है, कोई केवल पानी पानी से होली खेल लेता है, तो ये फिक्स नहीं है, तो वो हो गया मिक्सचर। लेकिन H2O अगर वाटर है तो उसके अंदर कितना हाइड्रोजन और कितना ऑक्सीजन है, उसका तो वेट का रेशियो तो फिक्स है, वो है 1:8, इसीलिए इसको कंपाउंड बोलते हैं, इसको मिक्सचर नहीं बोलते हैं। समझ गए बात? तो देखो, प्रॉपर्टी ऑफ जो मिक्सचर होगा वो इसके कंपोनेंट से मैच करेगा। पानी में चीनी डाले हो तो थोड़ा थोड़ा मीठा तो आएगा। मिक्सचर को सेपरेट किया जा सकता है कैसे? सिंपल फिजिकल मेथड से। सिंपल फिजिकल मेथड, समझ गए बात? इसके लिए केमिकल मेथड लगाने का उतना बड़ा ज़रूरत है नहीं, ज़रूरत हो भी सकता है डिपेंडिंग ऑन द केस, बट इसको फिजिकल मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है। अब देखो, मिक्सचर के भी 2 टाइप होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर किसको बोलेंगे? तो ये मिक्सचर जिसके अंदर ऑल द कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन यूनिफॉर्म, यानी इसके जो जैसे वाटर प्लस साल्ट, वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस अल्कोहल, ध्यान दोगे ये तीनों आपस में, वाटर में साल्ट मिला दो तो भी घुल जाएगा और हर जगह पे तुमको सेम स्वाद मिलेगा। ऐसा थोड़ी ना कि पानी में जब पूरा नमक घुल गया तो तुम कह रहे हो अंदर का पानी थोड़ा ज़्यादा नमकीन होगा, ऊपर का नहीं, ऐसा तो है नहीं। हाँ, अगर पूरी घुल चुका है तो, अगर बैठा हुआ है नीचे अभी भी तो चेंज होगा। तो यानी होमोजीनियस मिक्सचर किसको बोलेंगे? देखो, इसके अंदर रेशियो फिक्स नहीं है, लेकिन पूरे में पूरा जो स्पेस है उसमें तुमको सेम यूनिफॉर्मली प्रेजेंट मिलेगा कंपोनेंट।
अब बात आता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या है फिर। अब मान लो पानी में तुम सैंड डाल दिए तो ये घुल जाएगा क्या? नहीं। पानी में ऑयल डाल दिए तो ऑयल ऊपर में तैरेगा, पानी नीचे में। तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया, यानी हर जगह सेम नहीं मिलेगा, ऊपर ऑयल मिलेगा नीचे वाटर, इसीलिए इसको हेटेरोजीनियस मिक्सचर हम लोग बोल देते हैं। अब आता है मेन कि हम लोग देखेंगे कि हमारे चारों तरफ देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, बहुत सारे मात्रा में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है जिसको हम लोग देख सकते हैं और फील कर सकते हैं। मैटर का डिफिनीशन हम ऑलरेडी दे चुके हैं कि एनीथिंग, कोई भी चीज़ दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज अ मास, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और उसके अंदर मास होता है उसको हम मैटर बोलते हैं। तो जॉन डाल्टन नाम का जो साइंटिस्ट था वो सबसे पहले उसने एक थ्योरी डेवलप किया, किसके बेसिस, किसके ऊपर, कि जो मैटर है वो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो बना किस चीज़ से है, कोई भी मैटर किस चीज़ से बना है, इसके ऊपर थ्योरी दिया किसने? जॉन डाल्टन ने। और उसी को बाद में हमने डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी बोल दी, यानी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या बोला डाल्टन ने? डाल्टन ने बोला कि जो मैटर है ना वो वेरी स्मॉल अनडिविजिबल, यानी जिसको बांटा नहीं जा सके, जिसको तोड़ा नहीं जा सके, जिसको तोड़ा नहीं जा सके उसको क्या बोलेंगे? अनडिविजिबल। तो डाल्टन ने बोला कि जो मैटर है वो बहुत ही छोटे पार्टिकल, जिसको हम एटम का नाम दिए, उससे मिलके बना है और एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, ऐसा बोला उसने। फिर हुआ कि ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट इज आइडेंटिकल, यानी कि कोई एक एलिमेंट लोगे तो उसके, जैसे कॉपर लिए तो कॉपर के जो सारे एटम होंगे वो आइडेंटिकल होंगे सारे रिस्पेक्ट में, मास देख लो, शेप देख लो, साइज देख लो, सब कुछ में सेम मिलेगा तुमको। कौन? एक किसी एलिमेंट का एटम। हाँ, दो एटम का अगर एलिमेंट है तो वो डिफरेंट होगा। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन नेचर, ठीक है। और इसने क्या बोला था कि जो एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एटम को ना तो बनाया जा सकता ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता बाय एनी केमिकल प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस से ना तो बनाया जा सकता ना तोड़ा जा सकता। ये था डाल्टन ने बोला। तो अब देखो एक क्वेश्चन है, ये हमारे जेईई मेन का क्वेश्चन है कि अमॉन्गस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट विच वाज नॉट प्रपोज्ड बाय डाल्टन, डाल्टन ने क्या नहीं बोला था? पहला था कि ऑल द एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास एंड एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास, यानी ये पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि एक एलिमेंट का, किसी एक एलिमेंट के सारे एटम के सारे प्रॉपर्टी सेम होंगे, मास भी सेम होगा। ये बात तो सही था, डाल्टन ने बोला था। और बोला था डिफरेंट एलिमेंट है तो डिफरेंट मास होगा, तो ये बात तो सही था, उसने बोला था। हमको बोलना है क्या नहीं बोला था वो। फिर इसने बोला था कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम, ये भी उसने बोला था भाई। तीसरा था कि व्हेन गैस कंबाइन या रिप्रोड्यूस इन ए केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन ए सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, ये डाल्टन ने नहीं बोला था, किसी और ने बोला था ये। और किसने बोला था ये आगे हम देखेंगे, ये गे लुसाक नाम के साइंटिस्ट ने बोला था, गे लुसाक्स लॉ है ये। और डी जो है वो है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम, दीज आर नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, ये भी उसने बोला था। ये तीन बात उसने बोली थी, एक नहीं बोला था। जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है, देखो तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। अब आता है नेक्स्ट, द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसी को हम नाम देते हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसने दिया था ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? लवॉइजर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। इसने क्या बोला था कि कोई भी केमिकल चेंज हो, इन ए केमिकल चेंज, जो टोटल मास है ना वो कंजर्व रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, मास में चेंज नहीं आएगा। यानी क्या बोला था कि मास बिफोर द रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू मास आफ्टर द रिएक्शन। ये क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे देखो ये रिएक्शन दिया है क्या, H2 प्लस हाफ O2 से मिल के बना लिया H2O। ये H2 गैस है, हाफ O2 भी गैस है, उससे मिल के H2O लिक्विड बना लिया। तो बोल रहा है कि मान लो बिफोर रिएक्शन अगर इसका 1 मोल था, इसका हाफ मोल,
आफ्टर रिएक्शन मान लो ये पूरा कंबाइन कर गया तो इसके 1 मोल बन जाएंगे, यहाँ पे 1, इसका हाफ से इसका 1 बन रहा है, राइट। तो क्या बोला था, अगर मास बिफोर रिएक्शन कितना था, 1 मोल H2 लोगे तो 2 ग्राम मिलेगा, आधा मोल O2 लोगे तो 16 मिलेगा, राइट। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और वेट 16 होता है। अगर तुम O2 लिखोगे तो इसका मास 32 हो जाएगा, लेकिन तुम हाफ है O2 ले रहे हो तो हाफ है 32 का होगा, यानी 16 ग्राम होगा। तो देखो हाइड्रोजन का मास 1 होता है, यानी 2 हाइड्रोजन लोगे तो ये 2 गुने H बराबर 2 ग्राम हो जाएगा। तो बिफोर ये कितना था, 2 ग्राम प्लस 16 ग्राम 18 ग्राम। तो आफ्टर द रिएक्शन कितना बना, H2O का 1 मोल बना, उसका भी मास कितना होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर 18 ग्राम। अब मोल क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। तो इसने क्या बोला था कि अगर जो रिएक्ट कर रहा है रिएक्टेंट, उसका मास और फाइनल जो बन रहा है उससे वो मास कांस्टेंट रहेगा। तो लवाइजर ने क्या दिया, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लवाइजर ने दिया। लवाइजर ने कहा कि किसी भी केमिकल चेंज में जो टोटल मास होता है वो कंजर्व रहता है, यानी मास बिफोर द रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू मास आफ्टर द रिएक्शन, राइट। अब देखो, अब है लॉ ऑफ कांस्टेंट या डिफिनिट प्रोपोर्शन। अब देखो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कह दो, कहीं पे कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलता है और कहीं पे डिफिनिट प्रोपोर्शन बोल देता है। तो इसने क्या बोला था कि कोई भी जो केमिकल कंपाउंड होता है उसके अंदर आर फाउंड टू हैव कांस्टेंट कंपोजिशन, कि ऑल केमिकल कंपाउंड्स आर फाउंड टू हैव कांस्टेंट कंपोजिशन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर मेथड ऑफ प्रिपरेशन या सोर्सेज। यानी ये बोला कि कोई भी केमिकल कंपाउंड तुम ले लो, उसको तुमने कैसे बनाया, प्रिपरेशन का क्या मेथड था, या तुमने कहाँ से उसको लेके आए, उसका सोर्स क्या था, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसके अंदर जो उसका कंपोजिशन है वो कांस्टेंट रहेगा। किसने बोला, प्रॉस्ट ने। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर बात करोगे तो अगर तुम वाटर को लेते हो, वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O, यानी इसके अंदर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के एटम से कंबाइन करता है, यानी मोल की रेशियो बात करोगे तो अगर हाइड्रोजन के 2 मोल हैं तो ऑक्सीजन का 1 मोल होगा, तो मोलर रेशियो 2:1 मिलेगा तुमको। ये जो रेशियो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो कांस्टेंट रहेगा। फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने ये नल का पानी लिया है या रिवर का वाटर है या सी का वाटर है, ये कहीं से भी लोगे तो वाटर अगर है वो, अब देखो वाटर में अशुद्धि की बात नहीं कर रहे कि मिट्टी मिला है तब बता दो, अरे मिट्टी मिला है उसकी बात नहीं कर रहे हम, वाटर की बात कर रहे हैं। अगर H2O है तो उसको किसी भी केमिकल रिएक्शन से बना लो, लैब में बनाओ हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कंबाइन करा के, या टैप से लेके आओ, रिवर का वाटर हो, सी वाटर हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मोल का रेशियो है वो सेम रहेगा, राइट। चलो, तो अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1.80 ग्राम ऑफ सर्टेन मेटल बर्नट इन ऑक्सीजन गेव 3 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। क्या बोल रहा है कि देखो कोई भी मेटल था, उसको जब ऑक्सीजन से कंबाइन कराया तो उसका जो मेटल का ऑक्साइड बना। तो बोल रहा है कि जब ये 1.8 ग्राम था किसी मेटल का, वो जो ऑक्सीजन में बर्न होकर ऑक्साइड बनाया वो कितना बनाया, 3 ग्राम बनाया। तो एक बात बताओ, ये 3 ग्राम बनाने के लिए हमको पता है इसने कितना ऑक्सीजन खाया होगा। तो सिंपल सा बात है, फाइनल 3 है, शुरू में 1.8 था, यानी ऑक्सीजन का कितना ग्राम इसने खाया होगा, 1.2 ग्राम, राइट। तो अब देखो, अब क्या बोल रहा है, 1.5 ग्राम ऑफ द सेम मेटल, इसका 1.5 ग्राम लिया सेम मेटल का, हीटेड इन स्टीम गेव 2.5 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। कितना ऑक्साइड दिया, 2.5 ग्राम, राइट। तो इस बार ऑक्साइड बनाने के लिए कितना ऑक्सीजन लिया होगा उसने,
2.5 में से गया 1.5, तो ऑक्सीजन कितना लिया होगा, M+O से बना ये, तो ऑक्सीजन कितना लिया होगा, तो 2.5 में से चला गया 1.5 यानी 1 ग्राम लिया होगा। ठीक है, चलो तो एक बात देखो, हमको लॉ ऑफ डिफिनिट प्रपोर्शन क्या बोलता है, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रपोर्शन ये बोलता है कि इन दोनों का जो मेटल का वेट ऑफ मेटल बटे वेट ऑफ ऑक्सीजन, यानी ये जो कंबाइन करता है कितने ऑक्सीजन से, वो फिक्स्ड होना चाहिए, राइट। तो पहली बार में चेक करो, पहली बार में वेट ऑफ मेटल कितना था, पहली बार में अगर तुम वेट ऑफ मेटल देखोगे फर्स्ट रिएक्शन में, तो 1.8 ग्राम मेटल लिया इसने यहाँ पे, और ऑक्सीजन कितना कंबाइन किया 1.2, यानी डिवाइड करो वेट ऑफ ऑक्सीजन से, तो 6 से कट जाएगा 3/2, तो ये आंसर आ जाएगा 1.5। तो ये हो गया पहली बार का रेशियो। फिर जब दूसरा रिएक्शन कराया उसमें भी चेक कर लो कि वेट ऑफ मेटल कितना था भैया, ये था 1.5 ग्राम, यहाँ पे 1.5 ग्राम लिया था, और कितने ऑक्सीजन से कंबाइन किया था, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना था, तो ये था 1 ग्राम। तो यहाँ से भी रेशियो देखो आ रहा है 1.5 ग्राम। तो हमको बोल रहा है कि सो दैट दीज रिजल्ट इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो देखो हम देख रहे हैं कि इन बोथ द सैंपल्स द ऑक्साइड samples of the oxide the proportion, लिखो ये लिखना पड़ता है, the proportion of the weight of the metal and oxygen are fixed, hence the result follow द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या किया हमने देखा कि कितने मेटल से ऑक्सीजन कितना कंबाइन कर रहा है पहली बार में, दूसरी बार में, और इन दोनों का रेशियो जो था वो हमको सेम देखने को मिला। तो इसीलिए हमने बोल दिया कि इन बोथ द सैंपल, जो भी दोनों हमने सैंपल ऑक्साइड का लिया हुआ है उसमें हमने प्रोपोर्शन देखा, किसका, वेट का, मेटल के वेट का और ऑक्सीजन के वेट का, ये दोनों हमको देखने को सेम मिला। इसीलिए हमने बोला कि द रिजल्ट फॉलो द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। किसने दिया था, प्रश्न क्या बोला था कि ऑल केमिकल कंपाउंड्स आर फाउंड टू हैव कांस्टेंट कंपोजिशन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मेथड ऑफ प्रिपरेशन या सोर्सेस, यानी उसको किस तरीके से बनाए, किस तरीके से मेथड क्या था, बर्न करा के बनाए या स्टीम पे बनाए, फ़र्क नहीं पड़ा, रेशियो तो सेम आना है। अब बात निकल के आता है द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसको दिया था अपने डाल्टन भाई साहब ने। क्या बोला था, ये बोला था व्हेन वन एलिमेंट कंबाइंस विथ अदर एलिमेंट टू फॉर्म 2 और मोर डिफरेंट कंपाउंड, एक एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करके एक से ज़्यादा तरीके का कंपाउंड बनाता है, तो बोलता है कि द मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइंस विथ ए कांस्टेंट मास ऑफ अदर बियर अ सैंपल रेशियो टू वन अनदर। अब ये क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा तुमको, तो इसको तुम लिख लो इंग्लिश, बट समझोगे तो एग्जाम्पल से। क्या बोल रहा है कि जो सिंपल रेशियो का मतलब है कि रेशियो जो आएगा ना वो नेचुरल नंबर आएगा, जैसे 1:1, 1:2, 1:3 ऐसा करके आएगा, राइट। लेटर ऑन दिस सैंपल रेशियो बिकम्स द वैलेंसी एंड देन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट। बाद में हम लोग देखेंगे कि ये जो बोला था ना, क्या बोला था इसने, कि देखो इसने बोला था कि मान लो, इसका एग्जाम्पल देखो, कि मान लो कि कार्बन और ऑक्सीजन है, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन है, वो कंबाइन करता है तो क्या क्या बनाता है, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, राइट। तो 2 एलिमेंट हैं, कार्बन
और ऑक्सीजन, इन दोनों ने जुड़ के आपस में एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया और दूसरा क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। जब तुम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करोगे, हमको पता है कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6 और वेट है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और ये होता है 16। तो देखो इसमें अगर तुम कार्बन मोनोऑक्साइड में देखोगे तो तुमको देखेगा कि 12 ग्राम जो है कार्बन का वो 16 ग्राम ऑक्सीजन से जुड़ा है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में देखोगे कि 12 ग्राम जो है कार्बन का वो 32 ग्राम ऑक्सीजन से जुड़ा है। सही बात है। तो इसका मतलब देखोगे कि वी कैन सी द मास ऑफ ऑक्सीजन व्हिच कंबाइन विथ कांस्टेंट मास ऑफ कार्बन। यहाँ पे कार्बन दोनों ही केस में कितना था, 12 ग्राम। तो हमारा कार्बन का जो हमने मास रखा है यहाँ पे वो कांस्टेंट रखा है, और देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो कंबाइन कर रहा है इस कांस्टेंट मास से वो कितना कितना, तो 16:32 का रेशियो है, यानी 1:2 के रेशियो में कंबाइन कर रहा है, जो कि हमको पता है ये नेचुरल नंबर रेशियो है, ये सिंपल रेशियो है। तो अब ध्यान से दो, यहाँ पे क्या हुआ, अब इंग्लिश पे फिर से चलेंगे वापस क्या बोला था उसने कि जब एक एलिमेंट कंबाइन करता है अदर एलिमेंट से, तो हमने देखा कार्बन था कंबाइन किया ऑक्सीजन से टू फॉर्म 2 या मोर डिफरेंट कंपाउंड, तो इसने 2 कंपाउंड बनाए थे, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। द मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइंस विथ कांस्टेंट मास ऑफ अदर, बोलता है कि मास ऑफ वन एलिमेंट, यहाँ पे ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन 2 था, तो 16 और ये 32, तो इसने बोला कि मास ऑफ वन एलिमेंट, तो वन एलिमेंट यहाँ पे मान लो ऑक्सीजन है अपना, जो कि कंबाइन किससे करता है, कांस्टेंट मास ऑफ अदर, तो इसका मास जो कांस्टेंट हमने रखा था दूसरे का वो था 12 ग्राम, तो बोल रहा है इसका जो मास है 16 और 32 ये बियर द सिंपल रेशियो टू वन अनदर, यानी 16/32 जो होगा वो सिंपल रेशियो आएगा, जो कि हम देख भी रहे हैं 1:2 देखने को मिल रहा है। तो ये था हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, राइट। अब चलो अब हम देखेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन या इक्विवेलेंट वेट। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन या इक्विवेलेंट वेट किसने दिया था, रिक्टर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। क्या बोला था भाई साहब ने, बोला था कि द रेशियो ऑफ वेट ऑफ 2 एलिमेंट ए एंड बी which combined separately with a fixed weight of third element C is either the same या simple ratio of weight of A and B combined directly with each other। अब तुम सोच रहे हो यार ये क्या, एक के बाद एक ये कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है। क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है कि रेशियो ऑफ वेट ऑफ 2 एलिमेंट, अगर A और B ये 2 एलिमेंट लेते हो, अब मान लो कि A जो है वो एक C के साथ मिलके, C का वेट तुम कर दो फिक्स्ड। क्या बोल रहा है कि जो रेशियो ऑफ वेट ऑफ 2 एलिमेंट A एंड B विच कंबाइंस सेपरेटली विथ ए फिक्स वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट C। देखो A और C मिल के मान लो कुछ बना रहा है ACX, और B और C भी मान लो ये इसका मास तुमने फिक्स कर रखा है, मिल के कुछ बना रहा है BCY। तो क्या बोल रहा है कि ऑफ द थर्ड एलिमेंट C, अब बोल रहा है कि इन दोनों का जो वेट होगा इसमें A और B का जो वेट का रेशियो आएगा, जो इससे कंबाइन से CX है, मान लो BY CX AZ, तो AZ CX बना रहा है और ये BY CX बना रहा है। तो C का वेट हमने फिक्स कर दिया। अब बोल रहा है कि A का जो वेट है और B का जो वेट है, जो कि सेपरेटली इन दोनों से मिलके, तो जब A और B आपस में कंपाउंड बनाएगा तो ये जो AX/BY का जो रेशियो आएगा वो सिंपल रेशियो आएगा। समझ गए। तो क्या बोला था इसने, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ 2 एलिमेंट A एंड B विच कंबाइन सेपरेटली विथ ए फिक्स वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट C। A B पहले A और C अलग से बना रहा था, B और C अलग से बना रहा था,
और C का वेट अगर फिक्स था तो कितना था ये, कितना था ये। इन दोनों को अगर तुम रेशियो देखोगे तो तुमको देखने को मिलेगा कि ये A और B जो आपस में कंबाइन करता है उसी के रेशियो में है, या नहीं तो उसके सिंपल रेशियो में है। इसका एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग। देखो ये कार्बन है यहाँ पे और ये हाइड्रोजन है, या ऑक्सीजन है। तो तुमको पता है जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, CO2, राइट। तो कार्बन का तुम ले लिए 12 ग्राम, फिक्स कर दिए, कार्बन के मास को कर दो फिक्स। तो ऑक्सीजन का कितना मास लिया इसने, 32 ग्राम। अब तुमको पता है कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करते हैं तो H2O बनाते हैं, यानी 2 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो 16 ग्राम H2O को लेता है। इसका रेशियो कितना है, 1:8 हो गया। इसका रेशियो 12:32, यानी अगर तुम देखोगे 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32, 3:8 आ गया रेशियो कार्बन ऑक्सीजन का। ये आ गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ये कार्बन ऑक्सीजन का। अब तुमको पता है कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर मीथेन बना लेता है एक कंपाउंड। तो इसमें कार्बन के 12 ग्राम हैं और हाइड्रोजन के 4 ग्राम हैं। अगर रेशियो देखोगे तो आ जाएगा 3:1। अब एक बात ध्यान दो कि यहाँ पे जो ये था 3:8 और ये क्या था 1:8, यानी यहाँ पे जो कार्बन और यहाँ पे जो हाइड्रोजन था, जो इसके ऑक्सीजन के जो फिक्स मास था 8, ऑक्सीजन का जो फिक्स मास था 8, उससे कार्बन का 3 कंबाइन कर रहा था और हाइड्रोजन का 1 कर रहा था। और जब तुम देखते हो कि कार्बन और हाइड्रोजन जब कंबाइन होता है तब भी ये 3:1 में आता है। ये थोड़ा तुमको लगेगा कि ये क्या टिपिकल है, घुमा रहा है, बट थोड़ा ध्यान से देखो तो ये कुछ भी नहीं है। ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के हमने वेट फिक्स कर दिए। कितने, मान लो 32 ग्राम ले लो, तो 32 से इसका कितना कंबाइन करेगा, 4 ग्राम। अब 32 से इसका कितना कर रहा है, 12 ग्राम, यानी रेशियो कितना है 12:4, यानी 3:1। और देखो कि जब ये कार्बन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करते हैं तब भी यही रेशियो हमको देखने को मिलता है, राइट। चलो, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ इक्विवेलेंट वेट। अब देखो इसका जो लॉ है, ये इस लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इक्विवेलेंट वेट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ईच एलिमेंट है जो कंबाइन कर रहा है अपने, वो इक्विवेलेंट वेट के रेशियो में कंबाइन करता है। अब इक्विवेलेंट वेट किसको बोलते हैं, तो इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो होता है मोलर वेट, ठीक है, बाय एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, तो वैलेंसी फैक्टर जो आयन के लिए निकालते हैं। अब हम ये एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट, जिसमें ये सब चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे। तो आयन तुम जानते हो, जैसे कैल्शियम 2+, सोडियम प्लस, फ्लोरीन माइनस। तो इसके लिए जो वैलेंसी फैक्टर जो तुमको देखना होगा, कैसे देखोगे, तो देखोगे इसके पॉजिटिव चार्ज टोटल कितने हैं। तो कैल्शियम पे कितना है, 2 पॉजिटिव चार्ज, इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2। सोडियम का 1 चार्ज है पॉजिटिव, तो वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 1। फ्लोरीन पे 1 निगेटिव चार्ज है, तो टोटल नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज, तो वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 1। तो इस हिसाब से जो इसका मोलर वेट रहेगा उसको अगर तुम वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर दोगे, ये गिवन मास बाय एटॉमिक मास करके इसने मोलर वेट निकाल लिया है, ठीक है। तो मोलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर से आ जाता है इक्विवेलेंट वेट। ये ध्यान रखना, थोड़ा सा ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे अब हम देखेंगे एग्जाम्पल बेस्ड ऑन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के आधार पे हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल। क्वेश्चन दिया हुआ है कि अमोनिया कंटेंस 82.35% ऑफ नाइट्रोजन एंड 17.65 ऑफ हाइड्रोजन। वाटर कंटेंस इतना ऑफ ऑक्सीजन एंड इतना ऑफ हाइड्रोजन। अब बोल रहा फिर से कि नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड जो है उसमें इतना इतना है। तो कहता है कि शो करो कि ये जो डेटा है वो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को शो करता है। ये तुमको शो करने को बोला है। तो सिंपली क्या करोगे तुम, यहाँ पे तुम देख रहे हो अमोनिया का फार्मूला होता है NH3,
नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। वाटर का फार्मूला होता है H2O और नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड का फार्मूला आता है NO3 N2O3। ये होता है नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड N2O3। अब वो तुम देख रहे हो कि यहाँ पे 3 कंपाउंड हैं, क्या क्या है? एक तो नाइट्रोजन है, एक तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो तुम देख रहे हो कि जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो क्या बनाता है? ये बनाता है N2O3। यानी नाइट्रोजन का, अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करता है तो ये बनाता है NH3 यानी अमोनिया, और जब ये पानी और ये आपस में कंबाइन करते हैं तो बनाते हैं H2O। अब क्या दिया हुआ वो देखो, बोल रहा है कि अमोनिया में 82.35% जो है नाइट्रोजन है और 17.65% जो है वो हाइड्रोजन है। वाटर के अंदर बोल रहा है कि 80.90 जो है ऑक्सीजन है और 11.10% हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड में बोल रहा है कि ऑक्सीजन की मात्रा है 63.15 और नाइट्रोजन की मात्रा है 36.85। ठीक है, ये है। तो अब तुमको बोल रहा है कि ये दिखाओ कि ये जो है रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में है, ऐसा तुमको बोल रहा है। तो हम एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं कि हम देखते हैं कि नाइट्रोजन का जो 36.85 है वो इससे करता है। हम देखते हैं कि इन दोनों को 36.85 से डिवाइड करके देख लो कि अगर नाइट्रोजन का 1 ले लें तो इसका कितना आता है। तो तुम देखोगे कि नाइट्रोजन का 1 और ये बाई ये हो जाएगा 1.7। अगर डिवाइड करोगे तुम इसको क्या जाएगा 1.7। ये नाइट्रोजन का 1 लोगे तो इसका 1.7 आएगा। अब क्या किया यहाँ पे देखो, 11.10 को भी तुम क्या करो 11.10 से डिवाइड कर दो, इसको भी 11.10 से डिवाइड कर दो। तो रेशियो देखने को तुमको मिलेगा जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का रेशियो है वो आ जाएगा 1:8.01। ये रेशियो मिल गया। यहाँ पे क्या करो, इसको भी 17.65 से डिवाइड कर दो, इसको भी 17.65 से डिवाइड कर दो, तो देखोगे तो इसका 1:2 ये जो आ जाता है वो आता है 4.67। ठीक है। अब तुम देख रहे हो यहाँ से नाइट्रोजन का जो 1 था और यहाँ पे जो नाइट्रोजन का कितना है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन का 1 है वो नाइट्रोजन के 4.67 से कंबाइन करता है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन का जो 1 है वो नाइट्रोजन के 4.67 से कंबाइन करता है और ऑक्सीजन के 8.01 से कंबाइन करता है। सही बात है। तो अब हम देखेंगे कि जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करेगा तो कितना होगा। तो तुम देखो कि नाइट्रोजन 4.67 और ऑक्सीजन 8.01, तो इसको क्या करो तुम 4.67 से डिवाइड करो और इसको 4.67 से डिवाइड करो, यह आ जाएगा 1:1.7। तो तुम देख रहे हो कि हमारे हाइड्रोजन के फिक्स एटम से जो कंबाइन किया था उसका मास का रेशियो कितना था 4.67:8.01। इसको सिंपल करने के लिए हम इतना किया, और जब देखते हैं कि जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सच में कंबाइन किया था तो भी 1:1.7 ही आया था। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया, हमने हाइड्रोजन का फिक्स किया कि 1 से हाइड्रोजन से कितना ऑक्सीजन, तो 8.01। यहाँ पे हाइड्रोजन के 1 से कितना नाइट्रोजन, तो 4.67। अब देखा हमने 4.67 8.01 ये था रेशियो हमारे इस रिएक्शन से मिला, तो उसका रेशियो मिला 1:1.7। और फिर हमने देखा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो दूसरे रिएक्शन से बनाता था आपस में कंपाउंड, वहाँ पे भी सेम आता था। तो हम देख रहे हैं कि जो रेशियो सेम मिला है, ये रेशियो क्या है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल
प्रोपोर्शन। ओके, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसको बनाने का और भी एक तरीका हो सकता है कि हम NH3 के अंदर देखते हैं। NH3 में हमको क्या मिला, वो टेबल से ही देखो। टेबल में NH3 में हमको क्या मिला था, 17.65 जो था नाइट्रोजन, वो कंबाइन करता था कितना, 82.35 नाइट्रोजन से। यानी NH3 के अंदर क्या था, 17.65 ग्राम जो हाइड्रोजन था वो कंबाइन करता था नाइट्रोजन के 82.35 ग्राम से। यानी अगर तुम 1 ग्राम हाइड्रोजन का लोगे तो वो आ जाएगा 82.35 बाई 17.65, जो कि आता है 4.67 ग्राम नाइट्रोजन से, राइट। अब जब तुम H2O को देखोगे तो दिया हुआ है कि 11.10 ग्राम जो हाइड्रोजन का है वो कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के 88.90 ग्राम से। तुम कह सकते हो कि 1 ग्राम जो हाइड्रोजन है वो 88.90 डिवाइडेड बाय 11.10 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, यह आ जाता है 8.01 ग्राम ऑक्सीजन। तो तुम अब जो देख रहे हो यहाँ पे जो है, अब आगे रेशियो अगर तुम निकालोगे तो रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ नाइट्रोजन बटा ऑक्सीजन विच कंबाइंस विथ 1 ग्राम हाइड्रोजन, जो कि फिक्स्ड, अगर तुम लोगे हाइड्रोजन का 1 ग्राम फिक्स कर दिया तो देखा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कितना रेशियो आता है, तो वो तुमको देखने को मिला। नाइट्रोजन का था 4.67 बाई ऑक्सीजन का था 8.01, ये आ जाता है 1:1.7 का। अब तीसरा कंपाउंड देखोगे N2O3, वहाँ पे तुम देख रहे हो दिया हुआ है कि 36.85 ग्राम जो नाइट्रोजन है वो कंबाइन कर रहा है 63.15 ग्राम ऑक्सीजन से। यानी रेशियो ले लोगे ये आ जाएगा 1 ग्राम जो नाइट्रोजन का है वो कंबाइन कर रहा है 1.7 ग्राम ऑक्सीजन से, डिवाइड कर दो 36.85 से। तो देखो हाइड्रोजन के जो फिक्स मास में रेशियो मिल रहा था 1:7 का नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन का, वही यहाँ नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन का भी मिल रहा है, जो कि हमको रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का नियम दिखाता है, राइट। तो इससे आगे हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।